गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने पिछली क्लास में सीखा था कि बुक की रीडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, बुक को पढ़ने का तरीका भी बताया था कि आप इंग्लिश की बुक किससे भी पढ़ते नहीं बनती है, वो इंग्लिश की बुक पढ़ना कैसे सीख सकता है। ठीक है, तो इसकी हम एक क्लास अभी और लेंगे जिसमें हम एक बोर्ड में पूरा पैराग्राफ लिखेंगे बुक से, और उस पैराग्राफ में हर एक वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले आज हम थोड़ा सा ग्रामर के स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश की बुक में जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेशन क्या होता है, किस फॉर्मेट में लिखे होते हैं, और आप इंग्लिश पढ़ना कैसे सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि स्टूडेंट्स जरा एक चीज आप ध्यान दीजिए कि आपको हिंदी में कोई भी कठिनाई नहीं आती। हिंदी की बुक आपको अच्छे से पढ़ते बनती है, हिंदी की बुक आपको समझ में आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपको हिंदी के वर्ड्स आते हैं, आप हिंदी के शब्दों को समझ पाते हैं। ठीक है, हिंदी के हर एक वर्ड्स आपको पहले से ही मालूम होता है, लेकिन इंग्लिश आपसे नहीं बनती है, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो आपको नहीं आते, इंग्लिश के वर्ड्स आप नहीं जानते, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इंग्लिश की वर्ड मीनिंग्स याद करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे इंग्लिश पढ़ते अच्छे से बने, हमें इंग्लिश अच्छे समझ में आए, तो सबसे पहले आपको वर्ड पावर अपनी स्ट्रांग करनी होगी। ठीक है, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको आपको याद करने होंगे। जब आपसे इंग्लिश के वर्ड्स आपके माइंड में रहेंगे, आपके माइंड में जब इंग्लिश के वर्ड रहेंगे, आपको इंग्लिश के वर्ड समझ में आएंगे, तो इंग्लिश की बुक पढ़ने में, इंग्लिश की बुक पढ़ करके समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या करना है कि आज से ही आज आप वर्ड मीनिंग की एक अलग कॉपी बनाएं, और उसमें आप डेली 10 वर्ड, डेली इंग्लिश के 10 वर्ड्स विद प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण और प्लस उनकी मीनिंग सहित आप लिखें। डेली 10 वर्ड्स लिखें और उन 10 वर्ड्स को डेली आप याद करें। जैसे मान लीजिए आज आपने 10 वर्ड्स लिख लिया, आप आज उनको याद कर लिया। कल सुबह उठिए तो जो आपने पहले 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, और फिर न्यू 10 वर्ड्स लिखिए, है ना, नए नए 10 वर्ड्स लिखें, है ना, और उनको फिर से क्या करें, आप याद करें। फिर नेक्स्ट थर्ड डे आप क्या करें, फिर से नेक्स्ट 10 वर्ड्स आप लिखें, और पहले जो 2 दिन अपने आपने 20 वर्ड्स लिखे थे आप उनको क्या करें, रिवीजन करें, और फिर नए वर्ड्स लिखें और उनको फिर से याद करें। इस तरह से आप डेली याद करेंगे, डेली याद करते जाएंगे, याद करते जाएंगे, तो आप अगले 4 दिन में देखेंगे जो आप पहले 3-4 दिन से जो वर्ड्स आप याद कर रहे हैं वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, वो आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो पिछले 4 दिन की हम बात छोड़ दीजिए, अगले से फिर से आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और डेली आप नए वर्ड से नए नए न्यू 10 वर्ड्स आप लिखते जाइए, नए 10-10 वर्ड्स आप लिखते जाइए और उनको याद करते जाइए। इस तरह से आपके, अगर आप डेली याद करते हैं तो एक महीने में आपके पास 300 वर्ड हो जाएगा, 300 वर्ड्स, 300 शब्द इंग्लिश के हो जाएंगे। इसी तरह से आप याद करते जाइए, और आप इस चीज ध्यान में रखिए कि आपकी इंग्लिश में वर्ड पावर जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही आपसे ज्यादा इंग्लिश बनेगी। ठीक है, चलिए तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि जो हिंदी है, हिंदी में जो वाक्य लिखा होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वहां पर आपको आपको हिंदी के हर एक वर्ड आपको मालूम होते हैं। लेकिन अगर कोई शब्द इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई शब्द अगर कोई वाक्य अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वो वाक्य आपसे या तो पढ़ते नहीं बनता, या तो आप पढ़ लेते हो तो क्या होता है, आपके समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव ये है, हम आपको इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। ठीक है, ना कि आपको सिर्फ पढ़ाना। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखें। ठीक है, हम आपको इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ पढ़ाना। तो इसके लिए मैं आपको क्या आपको इंग्लिश के वाक्य के हर एक भाग को हम आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो हम अगर सबसे पहली बात देखते हैं कि आपको जिनसे भी इंग्लिश नहीं आती है, तो
आप मेरी एक चीज छोटी 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 बातें हैं, अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी, जैसे कि हिंदी आपके लिए आसान होती है। ठीक है, देखिए अगर आप इंग्लिश की चाहे बुक हो, चाहे इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई इंग्लिश बोल रहा हो, वो क्या बोलेगा? सेंटेंस ही बोलेगा, यानी कि हिंदी में आप कहें तो वाक्य ही बोलेगा। आपकी जो इंग्लिश की बुक में जो सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं, जो वाक्य लिखे हुए होते हैं, उनमें होता क्या है? उनमें सिर्फ तीन चीज होती है, और इन्हीं सिर्फ तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या होता है? पहला होता है क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ पूरी इंग्लिश में, आपको पूरी इंग्लिश में सिर्फ इन तीन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, वो इंग्लिश चाहे आपकी बुक में लिखी हो, वो इंग्लिश चाहे किसी न्यूज़पेपर में लिखी हो, वो इंग्लिश चाहे कोई बोल रहा हो, वो सिर्फ क्या बोलेगा? यही तीन चीज बोलता है। और इन्हीं तीन चीजों को मिलाकर के आपको क्या होता है? एक इंग्लिश का सेंटेंस बनता है, जो आपकी बुक में लिखा होता है। इट मींस क्या हुआ? आपको इन तीन चीजों को ध्यान अच्छे से समझना है। अगर आप इन तीन चीजों को आप अच्छे से समझ लिए तो आपको इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देखते हैं क्या होता है। तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो हम आज आपको फिर से बता देते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। तो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। पहला होता है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, और फिर इंटरजेक्शन। ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट मीन्स होता है भाग, स्पीच मीन्स होता है बोलना, ऑफ मीन्स का। ठीक है, तो मतलब बोलने के बाद, इंग्लिश बोलने के बाद, तो मतलब आपके सेंटेंस में यही चीजें लिखी होती हैं। आपकी जो बुक, आपकी जो इंग्लिश की जो बुक है, इंग्लिश की बुक में जो सेंटेंस लिखे होते हैं, जो वाक्य लिखे होते हैं, वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो इन तीन भागों में डिवाइड होती है। इन्हीं तीन भागों में क्या होती है? डिवाइड होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मालूम है, आप याद कर लेना, और जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसके साथ नोट डाउन भी करते जाना। एक कॉपी निकाल के नोट डाउन करते जाना। क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये क्या होते हैं? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको पूरे इंग्लिश में सिर्फ ये तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन्हीं तीन चीजों से मिलकर के आपकी पूरी इंग्लिश की बुक लिखी होती है। ठीक है, और ये जो तीन चीजें और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, इन्हीं तीन चीजों में डिवाइड होते हैं। तो हमें बस ये तीन चीजें समझ लेनी है, इन तीन चीजों को समझ लेनी है, और प्लस हमें वर्ड मीनिंग्स याद करनी है। आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, तो पहले आपको वर्ड मीनिंग्स याद करनी है। डेली आपको 10 वर्ड मीनिंग्स याद करनी है, और ये 10 वर्ड मीनिंग्स आपको कहाँ मिलेगी? आपके बुक में। जैसे जैसे कोई लेसन समाप्त होता है तो लेसन टीचर वर्ड मीनिंग्स लिखी होती हैं, और या फिर बुक के सबसे लास्ट में वर्ड मीनिंग्स लिखी होती है लेसन बाय लेसन। तो उनको आपको क्या करना है? कॉपी में उतारते जाना है, डेली 10 मीनिंग्स, और आपको याद करना है। ठीक है, और अगर ज़्यादा होगा तो हम आपको लास्ट में, टाइम रहता है, हमको लास्ट में आपको डेली 10 वर्ड मीनिंग्स दे दिया करेगा, आप उनको भी याद करें। चलिए देखते हैं पहला सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है? या तो आपका नाउन होगा, या तो फिर होगा क्या? प्रोनाउन। ये जो सब्जेक्ट होता है दो भागों से मिलकर के बना होता है। ये जो नाउन है और ये जो प्रोनाउन है, ये कहाँ आ जाएंगे? आपके सब्जेक्ट
वर्ब का जो पार्ट होता है, ये जो वर्ब होता है वो दो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक छोटी से छोटी चीज की आपको हम बताएंगे, आप उसके ध्यान से समझना, ठीक है। पहले आप इसको समझिए। और सब्जेक्ट और वर्ब इन चीज के अलावा देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है ना। ये वर्ब क्या होता है, वर्ब के पार्ट में क्या रहता है, ये वर्ब है, ठीक है। अच्छा, बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस होता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है मतलब जो बाकी बचा हुआ जो भाग होता है सेंटेंस का वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ गए बात को? आपकी बुक में जो इंग्लिश लिखी होती है, इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखे होते हैं वो इन तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है, जो आप आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको याद कर लेनी है, जो नाउन और जो प्रोनाउन ये दो भाग होते हैं तो क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ये जो वर्ब होता है ये वर्ब होता है और बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट में ये चीजें आती है, वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजंक्शन आता है, इंटरजेक्शन आता है, ये सारी की सारी चीजें आती हैं इसमें ऑब्जेक्ट में। जस्ट आपका जो सेंटेंस बचा होता है उसमें ये सारी की सारी चीजें आती हैं। अब ये सब सारी की सारी ये चीजें होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, उदाहरण क्या होते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, हम इसको समझाने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा आई हैव सीन ताजमहल। हमने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, हमने लिखा है सेंटेंस आई हैव सीन ताजमहल, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ इसका, मैंने ताजमहल देखा है या मैं ताजमहल देख चुका हूं, ठीक है, या मैंने ताजमहल देखा है। अब मान लीजिए आपके बुक में एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव सीन ताजमहल। अब देखिए जो हमने चीजें यहाँ पे बताई है वास्तव में है कि नहीं। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, जो चीजें हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं ना, जिस क्रम में हमने लिखा हुआ है आपके सेंटेंस भी उसी क्रम में आएगा। पहले सब्जेक्ट लिखा है, पहले सब्जेक्ट ही आएगा, इसके बाद वर्ब लिखा, इसके बाद वर्ब आएगा, हमने ऑब्जेक्ट लिखा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। समझ गया आपको? देखिए तो पहले सब्जेक्ट, ये देखिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये क्या होती है, ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई आपकी मेन वर्ब, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपको क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ये जो भाग हो गया ये क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट। समझ गए आपको? और हमने आपको क्या बोला, ये जो चीजें होती हैं ये ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखो दा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक है, ये कहाँ आएगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में आएगा, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बोला कि ये जो चीजें होती हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इन्हीं से मिला करके इंग्लिश का एक सेंटेंस बना होता है। जैसे हमने आपको बताया आई हैव सीन द ताजमहल, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है ना। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव हो गई, मेन वर्ब सीन हो गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, देखो ये हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट का पार्ट है, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब वर्ब का पार्ट है, मेन वर्ब वर्ब का पार्ट है, सीन, द ताजमहल ऑब्जेक्ट। समझ गए बात को? तो आपकी बुक में जो भी सेंटेंस लिखे हैं वो इसी फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, वो इसी फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। और अगर आपने इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लिया कि ये क्या होते हैं, इनकी मीनिंग्स क्या होती है, अगर आपने ये सारे चीजें अगर आपने समझ ली तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी, जैसे कि आपके लिए हिंदी आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं हम नाम की। ये सारी चीजें हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं नाम की। तो नाम भी दो तरह के होते हैं। मुख्य रूप से नाम दो तरह के होते हैं, जो भी आपको समझना है। बहुत सारे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन, कंटीन्यूअस नाउन, ये हम सारी चीजें आपको क्या करेंगे, बताएंगे जब हम इनकी डेफिनेशन पे जाएंगे। तो हम इनकी डेफिनेशन पे जाएंगे, एक एक चीज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तब हम नाम के प्रॉपर जो पूरे प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, वो हम आपको उदाहरण से समझाएंगे। पहले अभी हम देख रहे हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो नाउन होता है ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। वो क्या होते हैं, पहला होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, हमने भी आपको क्या बताया कि नाम के जितने भी प्रकार हैं, टाइप्स हैं, प्रॉपर, कॉमन, ऑब्जेक्ट, मटेरियल, एक्सेट्रा, जो कुछ भी हैं, वो हम आपको नाउन को जब एक्सप्लेन करेंगे, उदाहरण से आपको हम अच्छे समझाएंगे, और नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, जो नाउन होते हैं, तो हमें जितने भी जो नाउन के टाइप्स होते हैं, वो इन्हीं दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जिनको आप गिन सकते हैं। गिनने का मतलब क्या, मतलब आप 1 2 3 4 में आप गिन सकते हो। ऐसे नाउन जिन्हें आप 1 2 3 4 में आप गिन सकते हो, मतलब जिनकी आप गणना कर सकते हो, गिनती कर सकते हो, वो क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन का। जैसे क्या हो गया, आपके स्कूल में कितने कमरे हैं आप गिन सकते हो, ठीक है। बॉयज, बॉय क्या हो गया, ये काउंटेबल नाउन हो गया। कैसे, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट, कितने छात्र हैं, आप गिन सकते हो, ठीक है ना। समझ गए बात को, स्टूडेंट, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, ये होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। समझ में आया। नाउन के बेसिक रूप से दो टाइप्स होते हैं, जो आपको सब्जेक्ट, जो आपको सेंटेंस में आए, वो हम आपको चीजें बता रहे हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 में आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो, वो क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है क्या, अनकाउंटेबल नाउन, जिनको आप गणना तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप 1 2 3 4 में नहीं गिन सकते हो। जैसे वाटर, वाटर को आप गणना तो कर सकते हो भाई, 1 लीटर की टंकी में है, 1 लीटर है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, है ना। कितने बैरल टाइप का है ना, वो आप गिन सकते हो। लेकिन आप एक पानी, दो पानी, तीन पानी, इस तरह से आप नहीं गिन सकते हो। मतलब क्या होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसके बाद मिल्क, ठीक है ना। 1 मिल्क, 2 मिल्क आप नहीं गिन सकते, गणना कर सकते, लेकिन 1 2 3 4 में आप इसको नहीं गिन सकते हो, तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ऑयल, ठीक है, इसके भी आप गणना कर सकते हो, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते हो। शुगर, 1 केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, आप क्या कर सकते हो, गणना कर सकते हो, लेकिन 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, ये आप 1 2 3 4 में से गणना नहीं कर सकते हो। ये क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, और अच्छी तरह से बारीकी से आप हमारी बातों को समझिए कि आपके बुक में जो सेंटेंस लिखा होता है, वो सेंटेंस किन तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जितनी भी आपके पास 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ये पार्ट्स होती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में देखिए, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन या प्रोनाउन, जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन और जो प्रोनाउन का है, वो सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। जो वर्ब लिखी हुई है, वो वर्ब का पार्ट है। बाकी जो ये लिखा हुआ है, ये आपके ऑब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के, दो तरह के होते हैं, या तो वह कोई ना कोई नाउन होगा, या तो कोई ना कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है। नाउन भी दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको आप गणना कर सकते हैं, उदाहरण ये आपके लिखे हुए हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप 1 2 3 4 में नहीं गिन सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। एग्जांपल ये देखिए, ठीक है। अब प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन।
तो पहले बात नाउन, हम डेफिनेशन आपको उसके लिए पढ़ाएंगे, ठीक है। नाउन आप सुन लीजिए। आई थिंक आपको जो 8th के स्टूडेंट है, 7th के स्टूडेंट है, उनको आपको पता भी होगा कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। नाउन किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, जबलपुर, है ना, ये सब क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। प्रोनाउन, अब आप समझिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ऐसे शब्द जो संख्या के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्द जो संख्या के बदले में संज्ञा के स्थान पर, है ना, प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब आपके प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ये सब क्या है, प्रोनाउन है। अभी हमने आपको सेंटेंस लिखा था, आई हैव सीन द लायन, यहाँ पर जो आई का हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन है, तो क्या है, ये प्रोनाउन है। तो आपको प्रोनाउन आपको अच्छे से ये एक एक करके आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे, ठीक है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया नाउन और प्रोनाउन, आपको समझ में आ गया। यहीं पर हम एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, आर्टिकल। एक चीज आप समझिए, यहाँ पर हम आप देख लेते हैं क्या, आर्टिकल क्या क्या होते हैं, ए एंड द। आपके पेपर में डू एंड डायरेक्टेड में ए एंड द का प्रयोग आता है, और हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है किसका प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग, ए एंड द का प्रयोग, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो आर्टिकल हैं ये इनका यूज कहाँ पे होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ए एंड आई क्या कहलाते हैं, आर्टिकल कहलाते हैं, ठीक है। इनका यूज कहाँ होगा, नाउन के पहले होगा। कहाँ होता है इनका प्रयोग, नाउन के पहले होता है। तो ये जो ए और एन होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। लेकिन ये जो द होता है, इसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट मींस क्या होता है, निश्चित। समझ गए बात को। तो ए और एन जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं, अनिश्चित आर्टिकल। और ये जो द होता है वो क्या कहलाता है, डेफिनिट आर्टिकल यानी कि निश्चित आर्टिकल। ये हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं कि इनका भी प्रयोग आपको करने के लिए आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। डिवाइडर अब देखिए, ये जो आर्टिकल है इनका प्रयोग कहाँ होगा, इनका प्रयोग कहाँ होगा, नाउन के पहले। कहाँ होगा इनका प्रयोग, नाउन के पहले होगा, ठीक है। एक चीज और देखिए, जो काउंटेबल नाउन होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है सिंगुलर और एक होता है क्या, प्लूरल। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मींस क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल मींस क्या होता है, बहुवचन। तो जो आपका जो काउंटेबल नाउन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है ना। अब आप देखिए, जो ए एंड का प्रयोग होता है वो कहाँ होगा, तो जो जितने भी आर्टिकल हैं इनका प्रयोग होता है कहाँ, नाउन के पहले। अब नाउन भी दो तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो किसके पहले होगा, काउंटेबल नाउन के पहले होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा ओनली काउंटेबल नाउन के पहले। अब काउंटेबल नाउन के कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। अब आप बताइए किसके पहले होगा, सिंगुलर के पहले होगा कि प्लूरल के पहले होगा। तो यहाँ पर किसके पहले होगा, सिंगुलर के पहले होगा। अब आपको समझ में आया कि जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, इनका प्रयोग कहाँ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। समझ गया बात को।
करते हैं ए एंड द, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ गया आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? अब जो हम आर्टिकल जब आपको ग्रामर डिटेल से पढ़ाएंगे, पहले हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारी चीजों को हमको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आर्टिकल्स बताएंगे। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, सिर्फ सेंटेंस का फॉर्मेट, या आपके जो बुक में सेंटेंस लिखा होता है वो इन तीन चीजों को मिलाकर के लिखा होता है। अगर आपको ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से आपको एक सेंटेंस है समझ में आ जाएगी। ये हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट का। अब हम देखते हैं वर्ब का। वर्ब में देखिए, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। आज हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो जो आपका जो सेंटेंस होता है वो उसमें जो वर्ब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना वर्ब का आपका कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है, ठीक है, बिना वर्ब के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। और उस वर्ब में क्या होता है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। इन दो वर्ब में से कोई ना कोई वर्ब तो जरूर होगी, या तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होगी, या तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगी, या तो सिर्फ आपकी मेन वर्ब होगी। ऐसा कोई सेंटेंस ना हो जिसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब हो और ना ही मेन वर्ब हो, ऐसा कोई भी सेंटेंस आपका नहीं बनेगा, ठीक है। और जहां पर मेन वर्ब नहीं होती है, जहां पर मेन वर्ब नहीं होती है वहां पर वर्ब का काम कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब का। जैसा हेल्पिंग वर्ब का, जैसे मान लीजिए एक होते हैं प्रेसिडेंट और एक होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो मतलब एक होता है राष्ट्रपति और एक होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक उसी तरह से जहां पर मेन वर्ब नहीं होती है वहां पर मेन वर्ब का कार्य कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब करती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की होती कौन कौन सी है, देख लीजिए, इज, एम, आर, हैज, हैव, ठीक है। ये सारी की सारी क्या होती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और जैसे जैसे सेंटेंस आप जहां आपको बुक रीडिंग करवाएंगे, जब आपकी बुक को पढ़ाएंगे, बुक की जो लेसन बाय लेसन में आपकी रीडिंग करवाएंगे, ये सारी की सारी चीजें हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हर एक सेंटेंस की वर्ड मीनिंग, हर एक शब्द की मीनिंग और हर एक शब्द को ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से हम आपको डिस्कस करेंगे और सारी की सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ताकि आपको इंग्लिश के हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस आपको समझ में आ जाए। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे की चीजों को आपको समझना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है। मेन वर्ब क्या होती है, जैसे देखिए हमने भी आपको एक सेंटेंस लिखा था क्या, आई हैव सीन द ताजमहल। तो इसमें ये क्या होती है क्या होगी हमारी हेल्पिंग। ये जो सीन है ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। और हर एक सेंटेंस में आपकी मेन वर्ब होती है। अब बात ये होती है कि आप जो वर्ब है, जो मेन वर्ब्स है, इनको आप पहचानेंगे कैसे। पहचानने का सबसे तरीका ये है, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो जो सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद मेन वर्ब आएगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और इसके बाद क्या होती है, मेन वर्ब। ये हो गई हमारी क्या, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के जो होते हैं, मेन वर्ब आपकी ग्रामर की बुक उठाइए, ग्रामर की बुक में जो मेन वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब्स आपको दी हुई है। और मेन वर्ब्स की जो होती है क्या फॉर्म्स होती हैं, है ना, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, वो